तो आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। आपने देखा होगा अपनी पुस्तक में, इससे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं, लेकिन उन्हें आप पाठ्यक्रम से में वे नहीं हैं, इसलिए अगली कविता केदारनाथ सिंह आ जाती है। केदारनाथ सिंह का जन्म, हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, इसलिए से केदारनाथ सिंह का प्रारंभिक परिचय जो आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में ही हिंदी के प्रोफेसर के पद से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया, मतलब वहीं से वो रिटायर हुए। उसके बाद आप लिखें क्या लिखते हैं, उसके बाद उनकी बिंब विधान या संवेदना वगैरह को लिखते हैं, तो आप उसमें दूसरा आप जो विषय देते हैं उसमें आप उनकी साहित्यिक रचनाएं लिखते हैं। तो अब लिखेंगे केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह हैं। अभी अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉय स्टॉल और साइकिल, कल्पना, छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह हैं इनके। हाल ही में उनकी जो कविता आई है, चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुवादित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके बाद हम भाषा की बात करें तो केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई ऋजुता और बेलौसपन आया है। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, बिंब विधान वगैरह उनके। तो मानवीय संवेदनाओं के ये कवि हैं और कविताओं में बिंब विधान पर अधिक बल है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा ना होकर क्या है, विद्रोह का शान और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। इनकी जो रचना है ज़मीन पक रही है, संकलन में ज़मीन, रोटी, बैल आदि उनकी इस प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। तो हमारे जो केदारनाथ सिंह हैं वो किसके, मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। इस तरह से उनका परिचय आप लिखेंगे। जन्म आपको पता है 1934 और मृत्यु उनकी 2018, मतलब अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनकी जो कविताएं हैं उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कविताओं को थोड़ा सा देख लें। 2 कविताएं हैं इनकी, एक तो बनारस है और दूसरी कविता है दिशा। जो बनारस है, बनारस आपको पता है जिसे काशी या वाराणसी कहा जाता है और प्राचीनतम नगर है, साथ ही साथ आध्यात्मिक तौर पर भी इसकी महानता है। ठीक है, तो बनारस में का क्या चीज़ उन्हें खास लगा जिसके बारे में ये बताना चाहते हैं। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव, जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ का जो ठाट बाट है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उस वैभव को के साथ ठेठ बनारसी पन पर भी उन्होंने क्या किया है, प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा की घाट, मंदिर और मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जो उन्होंने ले रखे हैं, जिनमें वसंत उतरता है, का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। बनारस के बारे में जब भी कोई बात करता है तो वहाँ
बहती हुई कलकल बहती गंगा के बारे में, या वहाँ के मंदिरों की 84 घाटों के बारे में, वहाँ के मंदिरों के बारे में। लेकिन वहाँ के भिखारियों, वहाँ के शमशान, वहाँ की जो गरीबी है उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता। लेकिन यहाँ जो हमारे कवि हैं, वह यहाँ पर केदारनाथ सिंह उन्हीं भिखारियों, जो दरिद्र लोग हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर उनका वर्णन करते चलते हैं। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर ने कहा था ना, कि उन्होंने कहा, सब कहते थे वो पूरा जीवन काशी में रहे। लेकिन इस मान्यता को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, और मगहर जो काशी से थोड़ा ही आगे है, वहाँ जो मरता है उसे नर्क मिलता है। इस जो कह सकते हैं रूढ़ मानसिकता को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना काशी में बिताया। लेकिन जब मृत्यु के नज़दीक आए तो उन्होंने मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे। तो यहाँ वही मिथकीय आस्था की उन्होंने बात की है कि काशी में जो प्राण त्यागेगा उसे सीधे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस कारण इस शहर को एक मुक्ति का शहर भी कहा जाता है। गंगा में बंधी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य में अपनी रौ में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। और आप देखें कविता की भाषा संरचना के स्तर पर यह बहुत सरल है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी में हिंदी को प्रयोग किया है यहाँ केदारनाथ सिंह ने इस कविता को बताने के लिए, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। अर्थ के स्तर पर यह बहुत गहरी कविता है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कविता की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है। ठीक है बच्चे, तो अभी आपने केदारनाथ सिंह का परिचय पढ़ा, साथ ही आपने पढ़ा बनारस कविता में का मूल सार या मूल बातें, उसमें क्या बताना चाहा है उसके इस कविता के माध्यम से, उसे आपने पढ़ लिया। कल हम कविता पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप सभी इसका जो केदारनाथ सिंह जी का परिचय है इसे अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, ओके।